बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का पहला चैप्टर उसका दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे कि बायोलॉजी को मुख्तलिफ ब्रांचेस में क्यों तकसीम किया गया, कौन कौन सी ब्रांचेस बनाई गई, उनके नाम क्या हैं और उनकी तफसील क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई बायोलॉजी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस, कि हमने बायोलॉजी को मुख्तलिफ ब्रांचेस में क्यों तकसीम किया। तो इसका जवाब तलाश करने से पहले हम लोग एक सिंपल सी सादा सी मिसाल समझते हैं, इससे हमें समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। बेटा ये एक किसान है, इसने शुगर केन यानी गन्ने की फसल लगाई थी अपने खेत में। जब इसकी फसल पक के तैयार हुई तो इसने उस फसल को हार्वेस्ट कर लिया, काट लिया। अब ये इस सारी कटी हुई फसल को अपने घर लेके जाना चाहता है, खुद उठा के, बगैर किसी गाड़ी के, बगैर मोटरसाइकिल के, गधा गाड़ी के। तो आप जरा इमेजिन करें, इतनी ज्यादा फसल है और ये बंदा इसे खुद उठा के लेके जाना चाहता है अपने घर, तो कैसे उठा के लेके जाएगा। बेटा ये आपको सोचना है। जब आप लोग अच्छी तरह सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस सारी फसल का वजन इतना ज्यादा है कि ये बंदा खुद इसे एक ही मर्तबा उठा के अपने घर नहीं लेके जा सकता। नेचुरल बात है कि ये बंदा अपनी आसानी की खातिर इसके छोटे छोटे बंच बनाएगा, पंजाबी जैसी कहने हैं पुत्र, छोटियां छोटियां पंडोकलियां बना लेगा। फिर वन बाय वन इन गट्ठों को उठा के अपने घर ले जाएगा। बिल्कुल इसी तरह बेटा बायोलॉजी के इल्म में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता गया। जब ये इल्म बहुत ज्यादा बढ़ गया तो साइंसदानों ने आसानी की खातिर, ताकि इस सब्जेक्ट को आसानी से समझा जा सके, इसको मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम कर दिया। ये बात याद रखिएगा कि सबसे पहले इस सब्जेक्ट को 3 बड़ी ब्रांचेस में तकसीम किया गया था। वो ब्रांचेस थी बॉटनी, जिसमें आप लोग पौधों को स्टडी करते हैं, ज़ूलॉजी, जिसमें आप लोग एनिमल्स को स्टडी करते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। फिर वक्त गुजरता गया, बायोलॉजी के इल्म में और ज्यादा इजाफा होता गया। तो साइंसदानों ने कहा कि अब बायोलॉजी को सिर्फ 3 ब्रांचेस में तकसीम नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसकी मजीद ब्रांचेस बनाई जानी चाहिए। 3 ब्रांचेस के बारे में हम अच्छी तरह सीख चुके हैं, एक मरतबा बेटा फिर सुन लें। बॉटनी बायोलॉजी की वो ब्रांच थी जिसमें आप पौधों को स्टडी करते हैं। ज़ूलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें आप लोग एनिमल्स को स्टडी करते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी वो ब्रांच थी जिसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किन को कहा जाता है। ऐसी जिंदा चीजें जो हमें आम आंख से नजर नहीं आती, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जैसा कि बैक्टीरिया है, वायरस है,
कुछ फंजाई भी माइक्रोस्कोपिक है, जैसा कि यीस्ट, ये हमें आम आंख से नजर नहीं आती, तो इनकी स्टडी को नाम दिया जाएगा माइक्रोबायोलॉजी। तो आए अब हम लोग जो बायोलॉजी की दूसरी ब्रांचेस हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जिस ब्रांच को हम लोग समझेंगे वो है इकोलॉजी। बेटा याद रखिएगा, ये जो वर्ड इकोलॉजी है ये भी दो लफ्जों के मिलने से बना है। एक लफ्ज है इको, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का मतलब है घर की चीजें। दूसरा लफ्ज है लोगस, इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब था स्टडी करना। तो इकोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें आप जिंदा चीजों का उनके माहौल के साथ रिलेशनशिप पढ़ते हैं। जाहिर है बेटा, एक जानदार जिस माहौल में रहता है वो उसका घर है, उसमें पड़ी हुई तमाम चीजें उसका हाउस होल्ड कहलाती हैं। तो जिंदा चीजों का उनके माहौल के साथ रिलेशनशिप, इसको पढ़ा जाता है इकोलॉजी में। मिसाल के तौर पर ये एक प्लांट है, तो ये अपने माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करता है, ताकि फोटोसिंथेसिस कर सके, अपने लिए खुराक बना सके। बिल्कुल इसी तरह यही प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो अपने माहौल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो बेटा इस मिसाल में आपने देखा कि प्लांट्स अपने माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपने माहौल को ऑक्सीजन देते हैं। ये पौधों का अपने माहौल के साथ रिश्ता है। तो इस रिश्ते को जब पढ़ा जाएगा तो हम कहेंगे कि हम बायोलॉजी की जिस ब्रांच को डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है इकोलॉजी। सिमिलरली अगर एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स अपने माहौल को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और बदले में अपने माहौल से ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं। तो आपने देखा पौधों की तरह एनिमल्स का भी अपने माहौल के साथ कुछ रिश्ता है। कार्बन डाइऑक्साइड अपने माहौल को देते हैं और ऑक्सीजन अपने माहौल से लेते हैं। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें आप जिंदा चीजों का उनके माहौल के साथ रिलेशनशिप पढ़ते हैं उसे नाम दिया जाता है इकोलॉजी। उम्मीद है कि अब आप लोग इकोलॉजी के बारे में अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब हम लोग बायोलॉजी की दूसरी ब्रांच को डिस्क्राइब करते हैं जिसका नाम है एम्ब्रियोलॉजी। बेटा अगर आप लोग अपनी ही मिसाल ले लें तो इंसान की जिंदगी का आगाज एक सिंगल सेल से होता है जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। वो जाइगोट माइटोसिस के जरिए डिवाइड होता है, सेल्स की तादाद में इजाफा होता है तो एम्ब्रियो बनता है। उस एम्ब्रियो से छोटा सा बेबी मां की यूटीरस में बनता है जिसे फीटस कहते हैं। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता
डेवलपमेंट की मुख्तलिफ स्टेजेस में से गुजरता है और आखिरकार 9th मंथ गुजर जाने के बाद मां इस बच्चे को जन्म देती है। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें आप जिंदा चीजों के जाइगोट से लेकर पैदाइश तक होने वाली तमाम तब्दीलियों को स्टडी करते हैं, बायोलॉजी की इस ब्रांच को कहा जाता है एम्ब्रियोलॉजी। इंग्लिश में हम लोग इसे कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एम्ब्रियोलॉजी को समझ लेने के बाद अब हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी की तीसरी ब्रांच के बारे में, जिसका नाम है फिजियोलॉजी। बेटा याद रखिएगा, ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें आप जिंदा चीजों के मुख्तलिफ हिस्सों के कामों का मुताला करते हैं। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंक्शंस of different organs of the living organism। Functions of different organs of the body। दोबारा एक मरतबा देख लें, फिजियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें आप जिंदा चीजों के मुख्तलिफ हिस्सों के कामों का मुताला करते हैं कि जिंदा चीजों के मुख्तलिफ हिस्से क्या क्या काम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर प्लांट्स की बात करें तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि प्लांट के लीव्स फोटोसिंथेसिस के लिए फूड को प्रिपेयर करते हैं, खुराक बनाते हैं। अगर आप स्टेम की बात करें तो जो स्टेम है ये ब्रांचेस को और पत्तों को एलिवेट करके रखता है, फैला के रखता है। इसके अलावा खुराक को स्टोर करता है। इसी तरह अगर आप लोग रूट्स की बात करें तो वो पौधे के लिए साइल से वाटर और मिनरल को अब्सॉर्ब करते हैं। तो आपने देखा, आपने पत्तों का काम क्या था इसको स्टडी किया, तना क्या काम करता है आपने इसे स्टडी किया, रूट क्या काम करती है इसे भी स्टडी किया। तो जब हम लोग इन कामों को पढ़ रहे होंगे तो इसका मतलब है हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ रहे होंगे। सिमिलरली अगर आप एनिमल्स की बात करें, आप अच्छी तरह जानते हैं इंसान की आंखें देखने का काम करती हैं, जुबान चखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं। तो जब हम लोग इन मुख्तलिफ ऑर्गन्स के कामों को स्टडी करेंगे तो असल में हम लोग फिजियोलॉजी को स्टडी कर रहे होंगे। फिजियोलॉजी को पढ़ने के बाद अब हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की एक और ब्रांच को जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी। तो याद रखिएगा, मॉर्फोलॉजी में आप मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हमें बाहर से नजर आते हैं उनकी शक्ल और सूरत को पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन किया जा सकता है?
It is the scientific study of the form and structure. Form and structure of external organs of the body. फॉर्म और स्ट्रक्चर का मतलब है शक्लो सूरत। मिसाल के तौर पर हम आंख को बाहर से देख सकते हैं। अगर हम ये कहें कि आंख गोल होती है तो हमने आंख की शक्ल को पढ़ा। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें आप बाहर से नजर आने वाले ऑर्गन की शक्लो सूरत को पढ़ते हैं, इसे नाम दिया जाता है मॉर्फोलॉजी। बिल्कुल बेटा इसी तरह आप मेरे बाजू देख सकते हैं। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आपके बाजू की शक्ल कैसी है, तो मैं ये कहूंगा कि ये लंबे हैं। तो अब ये बाजू भी बाहर से नजर आ रहा है, तो जब इस बाजू की शक्ल को पढ़ेंगे तो असल में मॉर्फोलॉजी को पढ़ रहे होंगे। कोई मुझसे पूछे कि सर आपके हाथ की उंगलियां कैसी हैं, तो मैं कहूंगा भाई जान ये लंबी लंबी हैं। तो मैंने उंगलियों की शक्ल को पढ़ा, ये भी बाहर से नजर आती हैं, तो इसे भी नाम दिया जाएगा मॉर्फोलॉजी। उम्मीद है कि मॉर्फोलॉजी के बारे में अब आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। मैं एक मरतबा फिर बता दूं कि ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें आप जिंदा चीजों की शक्ल सूरत को पढ़ेंगे, खास तौर पर उन हिस्सों की शक्ल सूरत को जो हमें बाहर से नजर आते हैं। आइए बेटा आपसे बात करते हैं बायोलॉजी की अगली ब्रांच की, जिसका नाम है एनाटॉमी। तो बेटा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एनाटॉमी में भी हम लोग फॉर्म एंड स्ट्रक्चर यानी शक्ल सूरत को ही पढ़ते हैं। सो मॉर्फोलॉजी में और एनाटॉमी में एक चीज सिमिलर है, इसमें भी शक्ल सूरत पढ़ी जाएगी, इसमें भी शक्ल सूरत पढ़ी जाएगी, लेकिन दोनों ब्रांचेस में एक डिफरेंस भी है। इधर हमने उन ऑर्गन्स की शक्ल सूरत पढ़ी थी जो हमें बाहर से नजर आ जाते हैं। एनाटॉमी में हम उन ऑर्गन्स की शक्ल सूरत को पढ़ते हैं जो हमें बाहर से नजर नहीं आते। मिसाल के तौर पर अगर आप लिवर की शक्ल को पढ़ रहे होंगे तो इस वक्त आप एनाटॉमी पढ़ रहे होंगे। इसी तरह हमारे जिस्म में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमें बाहर से नजर नहीं आते। मिसाल के तौर पर हमारा हार्ट वो जिस्म के अंदर है, तो जब हम हार्ट की शक्ल पढ़ रहे होंगे तो असल में एनाटॉमी को डिस्कस कर रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरह स्टमक वो भी हमारे जिस्म के अंदर है, तो जब हम स्टमक को उसकी शक्ल सूरत को पढ़ेंगे तो असल में हम लोग एनाटॉमी को डिस्कस कर रहे होंगे। तो हमने देखा मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों में शक्ल सूरत को पढ़ा जाता है, लेकिन एक फर्क था कि इसमें एक्सटर्नल ऑर्गन्स की शक्ल सूरत को पढ़ा, एनाटॉमी में इंटरनल ऑर्गन्स की शक्ल सूरत को पढ़ा। फॉर एग्जांपल लिवर की शक्ल को पढ़ते हैं, हार्ट की शक्ल को पढ़ते हैं, स्टमक की शक्ल को पढ़ते हैं। तो बेटा एनाटॉमी को पढ़ने के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे पैलियोंटोलॉजी को। ये वर्ड पैलियोंटोलॉजी भी दो लफ्जों के मिलने से बना है। एक लफ्ज है
पैलियोंट, एक है लोकस। तो याद रखिएगा पैलियोंट कहा जाता है फॉसिल्स को। सो पैलियोंटोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉसिल्स। डेफिनेशन तो बेटा इसकी बहुत आसानी से हमने कर ली, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉसिल्स। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि फॉसिल कहते किसको हैं। तो याद रखिएगा बेटा, हम लोग ने अक्सर मूवीज में देखा है, बहुत बड़े बड़े पुराने जमाने में ऑर्गेनिज्म थे जैसा कि डायनासोर्स, लेकिन वो आज हमें नहीं मिलते। तो पुरानी जिंदा चीजें जो किसी पुराने दौर में जिंदा हुआ करते थे, आजकल वो जिंदा नहीं हैं। चट्टानों के अंदर उनकी बाकियात और उनके निशानात जो प्रिजर्व हो चुके हैं, महफूज हो चुके हैं, उनको कहा जाता है फॉसिल्स। तो इन फॉसिल्स की साइंटिफिक स्टडी को नाम दिया जाता है पैलियोंटोलॉजी। दोबारा एक मरतबा बेटा मैं आपको बता दूं, फॉसिल क्या है? पुराने ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल भी हो सकते हैं, वो प्लांट भी हो सकते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। तो उनके निशानात या उनके जिस्म के हिस्से जो मिट्टी के अंदर दफन हो चुके हैं, उनको नाम दिया जाता है फॉसिल्स। तो इन फॉसिल्स की स्टडी को नाम दिया जाता है पैलियोंटोलॉजी। फॉर एग्जांपल डायनासोर्स के हमें निशानात मिलते हैं, तो जब इन डायनासोर्स की बाकियात को और इनके निशानात को स्टडी किया जाता है तो इस ब्रांच को नाम दिया जाएगा पैलियोंटोलॉजी। एक और बात याद रखिएगा, ये जो पैलियोंटोलॉजी है इसको आगे मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, पैलियोबॉटनी एंड पैलियोज़ुओलॉजी। अगर तो वो फॉसिल पौधों के हों, प्लांट्स के हों और हम उनको पढ़े तो उसे नाम दिया जाएगा पैलियोबॉटनी, और अगर वो फॉसिल्स एनिमल्स के हैं और हम उनको पढ़े तो उनको नाम दिया जाएगा पैलियोज़ुओलॉजी। अब बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की एक और ब्रांच को जिसका नाम है एवोल्यूशन। ये बात बेटा याद रखिएगा, एवोल्यूशन के बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन हम लोग एवोल्यूशन को आपकी किताब के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आपकी किताब के मुताबिक एवोल्यूशन क्या है। वैसे बड़ी आसानी से इसे उर्दू में इस तरह डिफाइन किया जा सकता है कि जिंदा चीजों के अब्बाओ अजदाद की स्टडी को, अब्बाओ अजदाद के मुताले को एवोल्यूशन कहा जाता है। इंग्लिश में कहा जाता है स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। एंसेस्ट्रल बेटा कहा जाता है अब्बाओ अजदाद को। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये वो अब्बाओ अजदाद नहीं है जो हम समझते हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये समझूंगा कि मेरा एक बाप है, फिर उसका एक बाप था, फिर उसका एक बाप था, फिर उसका एक बाप था, तो शायद इन अबाओ अजदाद का, इन एंसेस्टर्स का इधर जिक्र हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो इधर अबाओ अजदाद का मतलब मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। लिटरल मीनिंग जो है अबाओ अजदाद के वो नहीं रहते। तो अगर ये लिटरल मीनिंग नहीं रहते तो फिर अबाओ अजदाद का मतलब क्या हुआ एवोल्यूशन में। एवोल्यूशन में बेटा अबाओ अजदाद का मतलब है कि एक स्पीशीज किस स्पीशीज से निकली है।
उसे नाम दिया जाएगा उसके एंसेस्टर जिससे वो निकली है। मिसाल के तौर पर ये एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट्स हैं। अगर हम इसको गौर से ऑब्जर्व करें और अगर जूम करके हम देखें तो हमें पता चलता है कि इन्हीं पर प्रोकैरियोट्स से डाई एटम्स बने। अब प्रोकैरियोट टोटल डिफरेंट है, डाई एटम टोटल डिफरेंट है, तो इस डाई एटम का एंसेस्टर प्रोकैरियोट्स है। तो जब हम लोग डाई एटम को इसके एंसेस्टर के एतबार से पढ़ेंगे तो इसे नाम दिया जाएगा एवोल्यूशन। सिमिलरली अगर आप इस ब्रांच को देखें, यहां पर लिखा हुआ है रेड एल्गी, तो ये भी इन्हीं प्रोकैरियोट से निकली है, तो हम लोग कहेंगे रेड एल्गी के अबाउ अजदाद भी प्रोकैरियोट्स हैं। सिमिलरली अगर हम ब्राउन एल्गी को देखें तो वो भी प्रोकैरियोट से निकली, तो ब्राउन एल्गी के एंसेस्टर भी प्रोकैरियोट्स हैं। इसी तरह ग्रीन एल्गी को देखें तो ये भी प्रोकैरियोट से निकली, हम कहेंगे ग्रीन एल्गी के एंसेस्टर भी प्रोकैरियोट्स हैं। तो बेटा एवोल्यूशन में इन अबाउ अजदाद का मुतालिया किया जाता है, यानी कौन सी स्पीशीज किस स्पीशीज से ओरिजिनेट हुई। तो इंग्लिश में हम लोग इसे एक बार फिर से डिफाइन कर लेते हैं। इट इज द branch of biology in which we study the ancestral history of living organisms। तो ancestral history को समझ लेने के बाद अब हम लोग बायोलॉजी की एक और ब्रांच का जिक्र करेंगे जिसका नाम है जेनेटिक्स। तो बेटा याद रखिएगा, आपने अपनी आम जिंदगी में गौर किया होगा कि इंसान जब बच्चे पैदा करता है तो वो हूबहू इंसान जैसे ही होते हैं। बंदर अगर बच्चे पैदा करेगा तो वो बिल्कुल बंदर जैसे होंगे। घोड़ा अगर बच्चे पैदा करेगा तो वो बिल्कुल घोड़े जैसे होंगे। तो इंसान सोचता है कि ये कैसे मुमकिन है कि माँ बाप की खुसूसियात उसके बच्चों में मुंतकिल हो जाती हैं। इंसान की खुसूसियात, इंसान के करैक्टर उसके बच्चे में चले जाते हैं, मंकी के करैक्टर उसके बच्चे में चले जाते हैं, हॉर्स के करैक्टर उसके बच्चे में चले जाते हैं। तो बेटा बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें आप विरासत को पढ़ते हैं, यानी ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह वालिदैन की खुसूसियात उनके बच्चों में मुंतकिल हो जाती हैं। बायोलॉजी की इस ब्रांच को नाम दिया जाता है जेनेटिक्स। वक्त के साथ साथ जेनेटिक्स के इल्म में भी इजाफा होता रहा। तो मैं आपको चंद एक बातें बता देता हूं। पहले लोग कहा करते थे कि वालिदैन से खुसूसियात का बच्चों में मुंतकिल हो जाना इसे विरासत कहते हैं और विरासत की स्टडी को जेनेटिक्स कहा जाता है। बायोलॉजी ने बेटा तरक्की की तो लोगों को पता चला कि असल में ये खुसूसियात खास सेल्स के जरिए बच्चों को मुंतकिल की जाती हैं। मां से आने वाले उस खास सेल को कहा जाता है एग सेल और बाप से आने वाले उस खास सेल को नाम दिया जाता है स्पर्म। बायोलॉजी ने मजीद तरक्की की तो पता चला कि पूरे का पूरा एग असल में खुसूसियात को ट्रांसफर नहीं करता, करैक्टर को ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि उसका न्यूक्लियस जो है वो असल में खुसूसियात को ट्रांसफर करता है। इसी तरह पूरे का पूरा स्पर्म ये भी खुसूसियात को बेटा आगे बच्चों में मुंतकिल नहीं करता, बल्कि स्पर्म का भी न्यूक्लियस है जो असल में खुसूसियात को बच्चों तक भेजने का जिम्मेदार था। तो लोगों ने विरासत को मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन किया। उन्होंने कहा
कि ये वो अमल है जिसके जरिए वालिदैन अपने न्यूक्लियस अपने बच्चों तक मुंतकिल कर देते हैं। इसके बाद बायोलॉजी ने बेटा और तरक्की की, तो लोगों ने देखा कि सारे का सारा न्यूक्लियस जो है ये भी खसूसियात को मुंतकिल नहीं करता। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, इसका कोई अमल दखल नहीं है खसूसियात के साथ। न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये भी खसूसियात को ट्रांसफर नहीं करता। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, ये भी खसूसियात को ट्रांसफर नहीं करता। तो लोगों ने कहा असल में न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ क्रोमोसोम हैं जो खसूसियात को ट्रांसफर करते हैं। तो बेटा विरासत की डेफिनेशन उन्होंने एक मरतबा फिर से बदल दी। अब साइंटिस्ट कहते हैं विरासत वो अमल है जिसके जरिए वालिदैन अपने क्रोमोसोम अपने बच्चों को ट्रांसफर करते हैं, और इन क्रोमोसोम के ट्रांसफर हो जाने की स्टडी को नाम दिया जाएगा जेनेटिक्स। लोगों ने एक मरतबा फिर से तहकीक की, फिर लोगों ने देखा कि ये जो क्रोमोसोम हैं ये असल में बेसिकली दो चीजों से मिलकर बने हुए हैं, एक तो डीएनए है और एक हिस्टोन प्रोटीन है। तो लोगों ने देखा हिस्टोन प्रोटीन खसूसियात को ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि असल चीज जो है डीएनए है जो खसूसियात को ट्रांसफर करती है। तो अब लोगों ने विरासत की डेफिनेशन एक मरतबा फिर से बदल दी। अब वो कहने लगे कि वो अमल जिसके जरिए वालिदैन अपना डीएनए अपने बच्चों को डिलीवर कर देते हैं, मुंतकिल कर देते हैं, इस अमल को विरासत कहा जाएगा और विरासत की स्टडी को जेनेटिक्स कहा जाएगा। फिर बेटा उन्होंने डीएनए को बड़ी डिटेल से पढ़ा, तो उन्होंने देखा कि सारे का सारा डीएनए खसूसियात को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि इसके भी आगे दो हिस्से हैं। एक को कहा जाता है यूक्रोमाटिन और एक को कहा जाता है हेट्रोक्रोमाटिन। तो जो यूक्रोमाटिन है ये खसूसियात को कंट्रोल करता है, हेट्रोक्रोमाटिन ये खसूसियात को कंट्रोल नहीं करता। तो अब विरासत की डेफिनेशन उन्होंने एक मरतबा फिर से बदल दी। अब वो कहते हैं कि ये जो खसूसियात मुंतकिल होती हैं कि यूक्रोमाटिन यानी कि जीन्स के जरिए होती हैं। तो विरासत को डिफाइन किया, ये वो अमल है जिसके जरिए वालिदैन अपने जीन्स अपने बच्चों को मुंतकिल कर देते हैं, इस अमल को विरासत कहा जाएगा। और विरासत की स्टडी को, हेरिडिटी की स्टडी को कहा जाएगा जेनेटिक्स। उम्मीद है आपको जेनेटिक्स की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं इट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। अब हम लोग बेटा बायोलॉजी की एक और ब्रांच को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सेल बायोलॉजी। तो बेटा याद रखिएगा ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें आप लोग सेल को स्टडी करेंगे। इसमें आप लोग सेल की शक्ल को, उसके कामों को, उसके बिहेवियर को, उसकी डिवीजन को स्टडी करेंगे। तो दोबारा देख लें, सेल बायोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें आप सेल की शक्ल सूरत, सेल के कामों को, सेल के बिहेवियर को और सेल की तकसीम को स्टडी करेंगे। अब बेटा एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको जरा अच्छी तरह स्टडी कर ले पहले, कि अगर तो आप एक सेल की शक्ल सूरत को पढ़ेंगे तो इसे सेल बायोलॉजी कहा जाएगा। इधर भी आप शक्ल सूरत को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इधर मॉर्फोलॉजी में और एनाटॉमी में भी आपने शक्ल सूरत को पढ़ा था। याद रखिएगा, इधर आप शक्ल सूरत पढ़ते हैं ऑर्गन लेवल पर, दोनों में ही,
लेकिन इधर हम लोग शक्ल और सूरत पढ़ते हैं सेल के लेवल पर। इसलिए इस ब्रांच में और मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में डिफरेंस है, और हमें इस डिफरेंस को अच्छी तरह याद रखना है ताकि हम किसी भी लम्हे कंफ्यूज ना हो। दोबारा एक मरतबा देख लें। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, फंक्शन ऑफ द सेल, बिहेवियर ऑफ द सेल एंड सेल डिवीजन। All these aspects they are studied under cell biology। अब हम बेटा बायोलॉजी की एक और ब्रांच को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जू जियोग्राफी। तो बेटा याद रखिएगा ये जो वर्ड है जू जियोग्राफी ये 3 लफ्जों के मिलने से बना हुआ है। पहला वर्ड है जू, which means animal। दूसरा वर्ड है जियो, which means earth। तीसरा वर्ड है ग्राफी, which means distribution। तो बेटा जू जियोग्राफी में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से एनिमल जमीन के किस किस हिस्से पर पाए जाते हैं, किस किस हिस्से पर अल्लाह ने उनको डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। तो बायोलॉजी की इस ब्रांच को नाम दिया जाएगा जू जियोग्राफी। इंग्लिश में इसे हम लोग किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन of animals on different part of the earth। जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, इसकी स्टडी को नाम दिया जाएगा जू जियोग्राफी। आज बेटा जरा डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को। तो बेटा याद रखिएगा ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें आप लोग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, सेल की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ऑर्गन की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, टिश्यू की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पर। दोबारा एक मरतबा देख लें। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में वंस अगेन हम लोग शक्ल और सूरत को पढ़ेंगे। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें फिर से अच्छी तरह रिवाइज कर लेनी चाहिए। सेल बायोलॉजी में भी हमने शक्लें पढ़ी थी, मॉर्फोलॉजी में भी शक्लें पढ़ी थी, एनाटॉमी में भी शक्लें पढ़ी थी। इधर हमने एक्सटर्नल ऑर्गन्स की शक्लें पढ़ी लेकिन मॉलिक्यूल का जिक्र नहीं किया। एनाटॉमी में हम लोगों ने इंटरनल ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर्स को पढ़ा लेकिन मॉलिक्यूल्स का जिक्र नहीं किया। सेल बायोलॉजी में भी शक्लों को पढ़ा लेकिन मॉलिक्यूल्स का जिक्र नहीं किया। इधर हम लोग सेल की, टिश्यू की, ऑर्गन की, ऑर्गेनेल्स की, सबकी शक्ल और सूरत पढ़ेंगे लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके। अब मॉलिक्यूलर लेवल पर जाने का बेटा क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर इस सेल की एक सेल मेम्ब्रेन है, इसकी एक खास शक्ल है, तो इस शक्ल को बनाने में किस किस मॉलिक्यूल ने हिस्सा लिया। मसलन हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस सेल मेम्ब्रेन की शक्ल को बनाने में लिपिड्स ने अहम रोल परफॉर्म किया।
लिपिड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का बना हुआ है। सिमिलरली इस सेल मेम्ब्रेन की शक्ल को मेंटेन रखने में प्रोटीन्स का बड़ा अहम रोल है। प्रोटीन का यूनिट अमाइनो एसिड है। थोड़ी सी मिकदार में इसमें कार्बोहाइड्रेट भी हैं। इनका यूनिट मोनोसैकेराइड्स हैं। तो अब बेटा आपने देखा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने सेल की शक्ल को स्टडी किया, लेकिन शक्ल को स्टडी करते वक्त हमने बताया कि इस शक्ल को मेंटेन रखने के लिए कौन कौन से मॉलिक्यूल इसमें हिस्सा लेते हैं। मसलन हमने फैटी एसिड का जिक्र किया, ग्लिसरॉल का जिक्र किया, अमाइनो एसिड का जिक्र किया, मोनोसैकेराइड का जिक्र किया। तो बेटा आपने देखा शक्ल को हमने पढ़ा जरूर, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके। सो अब चार जगह पे हम चार ब्रांचेस हैं जिसमें शक्ल और सूरत को स्टडी कर चुके हैं। मैं एक मरतबा फिर बता दूं, क्योंकि हमें किसी भी सूरत में कंफ्यूज नहीं होना। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी शक्ल और सूरत पढ़ेंगे, लेकिन किस लेवल पर जाके? मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके। सेल बायोलॉजी में भी शक्ल और सूरत पढ़ेंगे, लेकिन किस लेवल पर? सेलुलर लेवल पर। एनाटॉमी में भी शक्ल और सूरत पढ़ेंगे, लेकिन ऑर्गन लेवल पर और इंटरनल ऑर्गन्स की। मॉर्फोलॉजी में भी शक्ल और सूरत पढ़ेंगे ऑर्गन लेवल पर, लेकिन एक्सटर्नल ऑर्गन्स की। आई होप सो कि अब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की एक और ब्रांच है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। बेटा ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें आप जिंदा चीजों का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप पढ़ते हैं दूसरी जिंदा चीजों के साथ, यानी इंटरेक्शन पढ़ा जाएगा किन दो चीजों के दरमियान? लिविंग एंड लिविंग, और फिर इसमें बेटा हम लोग इंटरेक्शन पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग के साथ। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम जिंदा चीजों के इंटरेक्शंस की स्टडी करते हैं। जिंदा चीजों का जिंदा चीजों के साथ क्या इंटरेक्शन है, और जिंदा चीजों का माहौल के नॉन लिविंग फैक्टर के साथ क्या रिलेशनशिप है। इसका थोड़ा सा जिक्र हम लोगों ने इधर इकोलॉजी में भी किया था। मैंने आपको बताया था कि जिंदा चीजों का उसके माहौल के साथ क्या रिलेशन है। मैंने बताया था कि जो प्लांट है वो अपने माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करते हैं, ऑक्सीजन अपने माहौल को दे देते हैं। तो ये एक इंटरेक्शन था जिंदा चीजों का बेजान चीजों के साथ। अब जिंदा चीजों का जिंदा चीजों के साथ इंटरेक्शन क्या है? प्लांट्स ये बहुत बड़ा जरिया है एनिमल्स के लिए खुराक का, क्योंकि एनिमल अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। तो बेटा हमने देखा कि जिंदा चीजों का जिंदा चीजों के साथ भी इंटरेक्शन है, और जिंदा चीजों का
बेजान चीजों के साथ भी इंटरेक्शन है। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम इन इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं, इनको नाम दिया जाता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का। एक और बात याद रखिएगा, आपकी बुक में दो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं कि इसमें आप जिंदा चीजों का माहौल के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों फैक्टर्स के साथ इंटरेक्शन बढ़ते हैं। तो बेटा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब भी यही होगा कि माहौल का इंटरेक्शन जिंदा चीजों के साथ और जिंदा चीजों का नॉन लिविंग चीजों के साथ, बेजान चीजों के साथ। अब हम बेटा बात करेंगे बायोलॉजी की एक और ब्रांच का जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। तो बेटा याद रखिएगा, ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैंने शुरू में भी बताया था बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन जिंदा चीजों को कहा जाता है जो हमें आम आंख से नजर नहीं आती। मिसाल के तौर पर वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, यीस्ट है। इसी तरह और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें नेकेड आई के साथ, आम आंख के साथ नजर नहीं आते, बल्कि इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की जाती है। तो इन जिंदा चीजों की स्टडी को नाम दिया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अब बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की एक और ब्रांच को, फ्रेश वाटर बायोलॉजी। तो बेटा आपको बता दूं कि फ्रेश वाटर बायोलॉजी और मैरीन बायोलॉजी, इसके बारे में अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप लोग फ्रेश वाटर बायोलॉजी को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ्रेश वाटर कहते किसको हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बेटा आपकी किताब में लिखा हुआ है, या अक्सर टीचर हमें बता देते हैं कि वो वाटर जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है उसे फ्रेश वाटर कहते हैं, और वो वाटर जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उसे मैरीन वाटर या साल्टी वाटर कहते हैं। तो बेटा एक बात बहुत अच्छी तरह याद रख लें, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के लिए ये बात समझाना चाहता हूं। फर्ज करें कि मेरे पास ये 3 एक जैसे ग्लास हैं जिनका साइज, जिनका वॉल्यूम एक जैसा है। तीनों ग्लास पानी के साथ भरे हुए हैं। अब बेटा आप फर्ज कर लें कि आपने इस ग्लास में 10 ग्राम साल्ट डाल दिया, इस ग्लास में 15 ग्राम
साल्ट डाल दिया। तो अगर मैं अब आपसे पूछूंगा कि बताएं इनमें से फ्रेश वाटर कौन सा है और साल्टी वाटर कौन सा है, तो जैसे हमें बताया जाता है जिसमें कम साल्ट होगा वो फ्रेश वाटर और जिसमें ज्यादा साल्ट होगा वो साल्टी वाटर। तो इसे हम कह देंगे साल्टी, इसे हम कह देंगे फ्रेश। अब आए जरा इमेजिन करते हैं कि इस ग्लास में जो साल्ट था वो है 20 ग्राम। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं इस ग्लास में जो पानी है इसे क्या कहेंगे, फ्रेश कहेंगे या साल्टी कहेंगे? पहले जब आपने इस ग्लास को इसके साथ कंपेयर किया तो आपने इसे साल्टी कहा। अब जब आप इस ग्लास को इसके साथ शेयर करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो आप कहेंगे कि इसमें जो पानी है वो फ्रेश है। तो बेटा कभी आप इसे फ्रेश वाटर कहेंगे, कभी आप इसे साल्टी वाटर कहेंगे, लेकिन साइंस इस तरह ऑपरेट नहीं करती। या तो ये साल्टी है या फिर ये फ्रेश है। इसलिए बेटा ये जो हमें टिपिकल डेफिनेशन बताई जाती है ना कि जिसमें कम साल्ट होगा वो फ्रेश वाटर और जिसमें ज्यादा साल्ट होगा वो मेरीन वाटर है, ये असल में सब कुछ गलत तरीके हैं। याद रखिएगा ये तीनों के तीनों फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और तीनों के तीनों मेरीन भी हो सकते हैं, साल्टी भी हो सकते हैं। कैसे? अब मैं आपको समझाता हूं। याद रखिएगा ऐसा पानी जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन 500 ppm ppm स्टैंड फॉर पार्ट्स पर मिलियन। अगर पानी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन 500 ppm से कम हो तो इसे कहा जाता है फ्रेश वाटर। अगर पानी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन 500 ppm से ज्यादा हो तो इसे कहा जाता है साल्टी वाटर या मेरीन वाटर। सो हम इन तीनों ग्लासेस में मौजूद पानी को एनालाइज करेंगे। अगर तो तीनों में कंसंट्रेशन 500 ppm से कम हुई तो हम कहेंगे ये तीनों के तीनों फ्रेश हैं। अगर 500 ppm से ज्यादा हुई तो हम कहेंगे कि ये साल्टी है। अब बेटा ये ppm कंसंट्रेशन का यूनिट है, इसे आप फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 में डिटेल के साथ आपके केमिस्ट्री वाले टीचर बताएंगे कि ये कंसंट्रेशन का यूनिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। तो अब जब हम फ्रेश वाटर को डिफाइन कर चुके हैं कि ये ऐसा पानी है जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन 500 ppm से कम है, तो अब हम इस काबिल हो गए हैं कि फ्रेश वाटर बायोलॉजी को डिफाइन कर सकें। तो बेटा ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें आप फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली जिंदा चीजों को स्टडी करेंगे। ना सिर्फ फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली जिंदा चीजों को स्टडी करेंगे बल्कि उस फ्रेश वाटर के फिजिकल पैरामीटर्स और केमिकल पैरामीटर को भी स्टडी करेंगे। यानी इसमें कुछ फिजिकल पैरामीटर होंगे और कुछ इसमें केमिकल पैरामीटर होंगे। पैरामीटर का मतलब है बेटा खसूसियात। यानी फ्रेश वाटर अगर तालाब में है, नदी नालों में है, तो कुछ उसके फिजिकल पैरामीटर कौन से हैं? पानी की गहराई कितनी है, उस तालाब की चौड़ाई कितनी है, उसका डायामीटर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है,
उसका कलर कैसा है, इनको कहा जाता है फिजिकल पैरामीटर। केमिकल पैरामीटर का मतलब क्या है कि उस पानी के अंदर साल्ट की नेचर कौन सी है, सोडियम आयन कितने हैं, क्लोराइड आयन कितने हैं, कैल्शियम आयन कितने हैं, जिंक कितना है, आयरन कितना है, और इसी तरह और भी बहुत सारे केमिकल जो भी उस पानी में होंगे। आई होप सो कि अब आप फ्रेश वाटर बायोलॉजी को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब हम बेटा बात करते हैं मैरीन बायोलॉजी की। तो आप जानते हैं मैरीन कहा जाता है ओशंस को। ओशन के अंदर साल्टी वाटर होता है। साल्टी वाटर को आप पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि ऐसा पानी जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन 500 पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा होगी उसे कहा जाएगा साल्टी वाटर। और ऐसी जिंदा चीजों की स्टडी जो साल्टी वाटर में, मैरीन में, ओशन में रहते हैं, उसकी स्टडी को नाम दिया जाता है मैरीन बायोलॉजी। एक बात बेटा याद रखिएगा, मैरीन बायोलॉजी में भी आप लोग उस ओशन के या उस साल्टी वाटर की जो बॉडी है उसके फिजिकल पैरामीटर भी पढ़ेंगे और केमिकल पैरामीटर भी पढ़ेंगे। पैरामीटर के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब जरा बात करते हैं पैरासाइटोलॉजी की। बेटा ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें आप पैरासाइट को स्टडी करते हैं। तो बेटा पैरासाइट किसको कहा जाता है, याद रखिएगा, अगर एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की सरफेस के ऊपर या दूसरे ऑर्गेनिज्म के जिस्म के अंदर जिंदा रहे, वहीं से अपनी खुराक हासिल करे और अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाए, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है पैरासाइट। दोबारा एक मरतबा देख लें। इफ वन ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन और in the body of another organism and gets food from its host and in return harms its host is called a parasite। यानी अगर एक जानदार किसी दूसरे जानदार के जिस्म के ऊपर या जिस्म के अंदर जिंदा रहे, वहीं से अपनी खुराक हासिल करे, बदले में अपने होस्ट को, अपने मेजबान को नुकसान पहुंचाए, तो इसे कहा जाता है पैरासाइट। बेटा एक और बात याद रखिएगा, अक्सर लोग पैरासाइट की टर्म से भी सही तरह वाकिफ नहीं होते। मैंने ऐसा क्यों कहा, आइंदा इसे थोड़ा सा इधर से समझते हैं। एक बेबी अपनी मां के पेट के अंदर है। ये हमारे पैरासाइट की डेफिनेशन पर पूरा उतर रहा है। पैरासाइट की डेफिनेशन क्या थी, एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के जिस्म के ऊपर या जिस्म के अंदर जिंदा रहे, वहीं से अपनी खुराक हासिल करे और अपने मेजबान को नुकसान भी पहुंचाए, तो इसे पैरासाइट कहते हैं। तो ये बेबी अपनी मां के जिस्म के अंदर है, वहीं से खुराक भी लेता है, मां को नुकसान भी पहुंचा रहा है, इसलिए कि मां के हिस्से की खुराक इसे मिल रही है। तो क्या हम इसे पैरासाइट कहेंगे? आंसर है कि इसे पैरासाइट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? इसलिए बेटा पैरासाइट के लिए स्पीशीज का डिफरेंट होना जरूरी है। यानी अब हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर एक स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म किसी दूसरी स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके जिस्म के अंदर जिंदा रहे और वहीं से अपनी खुराक हासिल करे, बदले में अपने मेजबान को नुकसान भी पहुंचाए, तो बेटा उसे नाम दिया जाएगा पैरासाइट। मिसाल के तौर पर जुएं इंसान के सर में रहती हैं, जूं की स्पीशीज कुछ और है, लाइस इंसान की स्पीशीज कोई और है।
अब जुएं इंसान के सर पे रहती हैं, वहीं से खुराक भी हासिल करती हैं, बदले में इंसानों को नुकसान पहुंचाती हैं, डैंड्रफ काज करती हैं, तो जुओं को क्या कहा जाएगा? पैरासाइट। बिल्कुल इसी तरह उमेबा, ये इंसान की आंतड़ियों में रहता है, वहीं से खुराक भी हासिल करता है, इंसान को नुकसान पहुंचाता है, डायरिया हो जाता है, पेचस लग जाते हैं, तो इसे भी पैरासाइट कहा जाएगा। और आपने देखा उमेबा की स्पीशीज कोई और है, इंसान की स्पीशीज कोई और है, तो इसे भी पैरासाइट कहा जाएगा। अब याद रखिएगा, इसका मतलब पैरासाइट दो तरह के होंगे, या तो वो एक्टोपैरासाइट होंगे, या फिर बेटा वो होंगे एंडोपैरासाइट। अगर तो जिस्म के ऊपर रहे तो एक्टोपैरासाइट जैसा कि लाइस, अगर जिस्म के अंदर रहे तो एंडोपैरासाइट जैसा कि उमीबा, जैसा कि प्लाज्मोडियम। एक और बात बेटा याद रखिएगा कि पैरासाइट की दो और डिवीजन की जाती हैं, या तो पैरासाइट फैकल्टेटिव होते हैं या ओब्लिगेट होते हैं। फैकल्टेटिव या फिर ओब्लिगेट। बेटा याद रखना है, फैकल्टेटिव पैरासाइट ऐसे पैरासाइट को कहा जाता है जो अपने होस्ट के बगैर भी अपनी जिंदगी गुजार सके। ऐसे पैरासाइट को नाम दिया जाता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। फॉर एग्जांपल लीच, जोंक, वो इंसान के जिस्म के ऊपर रहती है, लेकिन अगर उसे इंसान के जिस्म के ऊपर से उतार दिया जाए फिर भी जिंदा रहती है, तो इसे नाम दिया जाता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। और ऐसे पैरासाइट जो अपने होस्ट के बगैर जिंदा रह ही ना सकें, जो ही होस्ट से अलग किया जाए तो उनकी डेथ हो जाए, उनको नाम दिया जाता है ओब्लिगेट पैरासाइट। पैरासाइट की हमने बेटा मुख्तलिफ किस्में पढ़ी, तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जो पैरासाइट को स्टडी करती है उसे नाम दिया जाता है पैरासाइटोलॉजी। एक और बात याद रखिएगा, पैरासाइटोलॉजी में आप पैरासाइट का मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी पढ़ते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है कि किस तरह पैरासाइट अपने होस्ट में दाखिल होते हैं। पैरासाइट में आप लोग पैरासाइट का लाइफ साइकिल भी पढ़ते हैं। तो बेटा पैरासाइटोलॉजी को स्टडी कर लेने के बाद अब हम लोग बायोलॉजी की एक और ब्रांच है ह्यूमन बायोलॉजी, इसको डिस्कस करेंगे। ह्यूमन बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैन। इंसान को अगर हम लोग स्टडी करें तो इसे नाम दिया जाएगा ह्यूमन बायोलॉजी। इसमें आप एनाटॉमी भी पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी भी पढ़ेंगे, हिस्टोलॉजी भी पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी भी पढ़ेंगे। यानी ये तमाम जो हैं ह्यूमन बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं। दोबारा एक मरतबा देख लें, ह्यूमन बायोलॉजी में हम लोग इंसान को स्टडी करेंगे पर्टिकुलरली। अब हम बेटा बात करते हैं सोशल बायोलॉजी की। तो ये बायोलॉजी की बेटा वो ब्रांच है जिसमें आप जिंदा चीजों का बिहेवियर पढ़ते हैं, पर्टिकुलरली खास तौर पर इंसान का रवैया, इंसान का बर्ताव पढ़ते हैं, खास तौर पर अपने माहौल को लेके। और बेटा जो आज की आखिरी डेफिनेशन हमने पढ़नी थी, सॉरी सेकंड लास्ट, वो है बायोटेक्नोलॉजी। तो ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है
जिसमें आप लोग मुख्तलिफ प्रोसेस जो जिंदा चीजों में होते हैं वो पढ़ते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। दोबारा एक मरतबा देख लें, बायोटेक्नोलॉजी में जिंदा चीजों में होने वाले प्रोसेस को स्टडी किया जाता है ताकि हम लोग उसको इंसान की फलाह व बहबूद के लिए, इंसान की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक आखिरी ब्रांच जो हमारी रह गई है वो मैं इधर ऊपर लिख देता हूं, वो है हिस्टोलॉजी। बेटा इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। जिंदा चीजों के टिश्यू को पढ़ना विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इसे नाम दिया जाता है हिस्टोलॉजी का। फॉर एग्जांपल जाइडियम टिश्यू को पढ़ना, फ्लोएम टिश्यू को पढ़ना, एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ना। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक जो था बायोलॉजी की मुख्तलिफ ब्रांचेस के बारे में। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी और देखने वालों से एक गुजारिश है कि अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आने वाले लेक्चर्स की वीडियो आपको वक्त पर मिल सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।